भाई एक आज आपको आइडिया बताऊंगा जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। आपको क्या करना, यहाँ से ये लेना, यहाँ से ये लेना, ये लेना, मैं हूं ही नहीं। अब ये जो वीडियो शूट हो रही है यहाँ हूं ही नहीं। आप एआई से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और एआई आंसर दिए जा रहा है मेरे को। अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है जिसको लोगों की सेंस है और थोड़ा दिमाग लगा के काम करता है तो 1-1.5 घंटे में एक लोगो बन जाता है और 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। अब बिल्कुल होता है, एक तरह की एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है अगर हम डिजिटल की टर्म्स में बात करके चले। ऑफलाइन एफिलिएट को लेके आते हैं आपकी ऑफलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है। हाई फुटफॉल वाली जगह पे उसको 80,000 रुपए किराया देना था, यहाँ पे उसको 30,000 रुपए किराया देना था, महीने का 50,000 रुपए उसका रेंट का बच रहा था। अब मैथ से सोचा जाए तो बेकार चीज है कि भाई हाई फुटफॉल पे रेवेन्यू भी तो ज्यादा आएगा, उसमें कम आएगा। उसने कहा भाई मैं ना सो जो लोग अभी 2024 में शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? बिकॉज आप सबसे सही पोजीशन में हैं क्योंकि आपने रन भी किया और बहुत अच्छा एग्जिट भी किया। इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत तब की थी जब हमारे देश में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। फिर उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की और हाल फिलहाल में उस एजेंसी को 100 करोड़ रुपए में सेल किया और आगे अब वो और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल इंडीज यूट्यूब चैनल और लपास के फाउंडर साहिल खन्ना के बारे में। सो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। साहिल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूं, सो फाइनली आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो डायरेक्टली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए आजकल जब से इंटरनेट आया है सो जो यूथ है उनके बीच में एक नैरेटिव बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। सो ये किस हद तक सही है? इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई नया इंसान या फिर कोई ऐसा इंसान जो अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ है उसको खुद का स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है ये पूरा डिपेंडेंट है आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। अभी जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं ऑफिस के अंदर ही और अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है। वो सोच रहे हैं कि इंडिया का लग्जरी ब्रांड बनाएंगे, आईफोन से महंगा फोन निकालेंगे इंडिया के अंदर जो कि मेड इन इंडिया होगा वगैरह वगैरह। फंड्स उनके पास होते ही नहीं, एज उनकी 19-20 साल होती है, एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो पता क्या है, आजकल इंटरनेट में ट्रेंड हो गया है तो सबको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो लोग कोई भी सपना सोच लेते हैं। उनको एक पता लग गई है थ्योरी रेड ओशन ब्लू ओशन, तो हमको एक ऐसा काम करना है जो ब्लू ओशन में होना चाहिए। वो कुछ भी ब्लू ओशन ढूंढ के सोचते हैं ये कर लूंगा, पर एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है ना एक्सपीरियंस जो चीज है ना, आपको मार्केट की समझ, वो इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने के लिए। जब मार्केट की समझ आ जाए तब आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप वो 21 साल के हो, 19 साल की हो, चाहे आप 30 साल के हो। तो मेरा मानना है आइदर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो, बिजनेस फैमिली में बड़े हुए हो, बचपन से बिजनेस देखा है। देखो कई बिजनेस फैमिली में लोग बड़े होते हैं उन्होंने बिजनेस देखा नहीं होता है, मतलब पापा पैसे दे देते हैं, वो घूम लेते हैं, गेड़िया मार लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और कई बिजनेस फैमिली वाले लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर घुसे रहते हैं एंड टू एंड लास्ट तक। तो जो लोग एंड तक घुसे रहते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उनके पास ना बिजनेस इंटेलेक्ट थोड़ा बेटर होता है। तो अगर आपके पास बिजनेस इंटेलेक्ट नहीं है तो मैं कहता हूं पहले नौकरी करो, दूसरे का पैसा यूज करो, उसके ऊपर अपना स्किल डेवलप करो। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास में स्किल सेट आ गया किसी चीज का, मुझे इंडस्ट्री की नॉलेज आ गई किसी स्पेसिफिक की, तब आप अपना खुद का काम करो। मेरा हमेशा से मानना ना एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने कंज्यूमर को आंखें बंद करके देख पाए। मेरे को कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, मैं आंखें बंद करूं तो मैं उसको देख पाऊं कौन है, कहां जाता होगा, क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा। कोई मैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहा हूं, अगर किसी प्रोडक्ट को मैं 400 रुपए का बेचने का प्लान कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं वो लेगा नहीं लेगा, लेगा तो क्या क्या सोचेगा, क्या क्या नहीं सोचेगा। जब वो दिमाग आपके अंदर आना शुरू हो जाए ना तब आप समझो कि आप बिजनेस कर सकते हो स्टार्ट। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस के अंदर, बट अगर आप स्टार्ट करने का ही सोच रहे हो, करना ही है, तो ये चीज तो एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पास। लेकिन जो लोग जस्ट कॉलेज पास आउट होते हैं उनके पास तो इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती। घर में ऑलरेडी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बचपन से ही बिजनेस देखा हुआ है, तो वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में किसी ने बिजनेस किया नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में या फिर नॉर्मल जॉब करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए स्टार्ट, थोड़ा पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले। या फिर कई लोग पता क्या होता है, कई लोग कॉलेज टाइम से फ्रीलांसिंग करने लग जाते हैं। तो कॉलेज टाइम से फ्रीलांसिंग कर ली, समझ में आ गया काम कैसे चलता है, चीजें कैसे होती है। अगर वो चीजें समझ में आ जाए तब बिजनेस के सपने देखो, उसमें स्टेप इन करो। थोड़ा बात हार्श लगेगी पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यूट्यूब पे हाई बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है कि नौकरी नहीं करनी है, नौकरी बेकार होती है, 9 to 5 होती है। भाई 9 to 5 नहीं होती है। अगर तुम बिजनेस करने के लिए जा रहे हो ना तो मान के चलो सुबह 8 to 12 रात को भी हो सकता है, छुट्टी भी नहीं होती है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस ज्यादा मुश्किल है टाइम के हिसाब से सोच रहे हो तो। जो लोग बिजनेस करते हैं आंख खुलने के साथ ही उनका बिजनेस का काम शुरू हो जाता है और आंख बंद करने से पहले पहले तक काम चलते ही रहता है, कभी खत्म होता ही नहीं है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर कोई नया इंसान है, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपए है और उसको बिजनेस शुरू करना है,
सो उसको किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए? कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करे या फिर सर्विस बेस्ड करे, क्या करना चाहिए उसको? बहुत जेनरिक बात है, मतलब अगर देखा जाए तो मुझे अगेन लगता है कि ना कई लोग प्रोडक्ट के लिए बने होते हैं, कई लोग सर्विस के लिए बने होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड वो लोग करें जिनको ऑपरेशंस में मजा आता है। ऑपरेशंस मतलब माल लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, पैक हो रहा है, जा रहा है, लेबर्स को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो, तब आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में घुसो। सर्विस बेस पे तब घुसो जब आपको बैठ के काम करना पसंद है, दिमाग लगाने वाले काम ज्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट में दिमाग नहीं लगता, बट सर्विस के अंदर आप बैठ के दिमाग ज्यादा लगाते हो, दिमाग से ज्यादा खेलते हो। प्रोडक्ट के अंदर आप उसके अंदर खेलते हो। तो 10,000 रुपए के अंदर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। आज के टाइम पे आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दो किसी प्रोडक्ट की, काम हो जाएगा। राइट। और आप कोई सर्विस बेस्ड भी कर सकते हो। बट अगर मैं मान के चल रहा हूँ हाइपोथेटिकली मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रोडक्ट करूंगा या सर्विस करूंगा, मैं सर्विस करना पसंद करूंगा, क्योंकि सर्विस में आपकी कैपिटल लगती नहीं है। आप बहुत बड़ा बिजनेस अपने आप को दिखा भी सकते हो 10,000 रुपए के अंदर ही। और अगर कोई खुद का ब्रांड शुरू करता है प्रोडक्ट बेस, तो उसको तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि इनिशियली तो कुछ थोड़ा बहुत तो इन्वेंट्री वो लेके आ जाएगा, लेकिन जब मार्केट से डिमांड आएगी तो वो इन्वेंट्री की नीड को फुलफिल करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। बिल्कुल, कैश फ्लो फंस जाएगा। राइट। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने मान के चलो 500 रुपए का प्रोडक्ट बनाया। राइट। तो आपको जो गेटवे फीस होगी, मतलब सारे आपके ऑर्डर्स जो होंगे वो सीधा प्रीपेड नहीं होंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाले होंगे। तो आपको जो पेमेंट आने का टाइम होगा 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है। तो 4 दिन आपका पूरा लॉजिस्टिक्स वगैरह में सब में माल फंसा हुआ है। 7-7 दिन की भी कई लोगों का कैश फ्लो फंसा रहता है। तो 7 दिन के बाद में वो पैसा आएगा जो आज बिका है प्रोडक्ट, तो वो पैसा भी फंस सकता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको करना ही है, प्रोडक्ट आपको समझ में आता है, तो ड्रॉप शिपिंग कर लो। मतलब किसी और का प्रोडक्ट जो वही डिलीवर करे, वही सब कुछ करे, वो उसमें घुस जाओ, वो बेटर है। और सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने शुरू किया तो इनिशियली मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत जबरदस्त सर्विस दूंगा, लेकिन जब मुझे थोड़ा स्केल करना होगा, टीम हायर करूंगा, तो मेरा जो सर्विस का लेवल होता है वो गिरने लग जाता है। बिकॉज क्योंकि मैं जितनी अच्छी सर्विस दे सकता हूं उतनी मेरी टीम नहीं दे पाती, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? 2 प्रॉब्लम्स है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सर्विस देना ही नहीं चाहती, इच्छा की कमी है। ओके। तो इच्छा की कमी है तो वैल्यू सिस्टम की कमी है। वैल्यू सिस्टम की कमी है तो मैं अगर अपनी कंपनी की बात करके चलूं, जब भी मैं कोर टीम बिल्ड करता हूं, जैसे अभी हमने कंपनी बेची है तो दोबारा से हम रीबिल्डिंग स्टेज के अंदर ही है, तो अब हम फिर से कोर टीम बना रहे हैं। तो कोर टीम के लिए मेरे लिए वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल विल सब कुछ सीख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट बंदे का काम करने की इच्छा है, बंदा ईमानदार है या नहीं है, अपने काम से लेके अपने आप को लेके ईमानदार है या नहीं है, वो कुछ इथॉस है जो कि मैं हायरिंग के टाइम पे देखता हूं। तो आइडियली अगर आप बिल्ड कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो अपनी कोर टीम को कोशिश करो वैल्यू सेंट्रिक हो। दूसरा इशू हो सकता है कि स्किल का इशू है, उनकी वो दिल से इच्छा है उनकी काम करने की, बट वो उस लेवल पे स्किल ही डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे एसओपीज होते हैं। तो आपने कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं कि स्टेप 1 इज दिस, 2, 3, 4, 5, और हर जगह पे क्वालिटी चेक्स लगा रखे हैं। तो इससे फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार को ये हो सकता है कि आप जैसे कि डिजाइनिंग एजेंसी शुरू करी आपने, आप खुद काम कर रहे थे, आप बहुत अच्छे डिजाइनर थे, उसके बाद आपने स्केल पे गए तो आपने 2 डिजाइनर और हायर कर लिए, 3 और हायर कर लिए, उनका स्किल सेट आपके जैसा नहीं है, तो आप उनको एसओपी भी दे दो, कुछ भी कर दो, शायद वो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो आप ये क्या कर सकते हो कि भाई लास्ट फाइनल चेक पहले मुझसे होगा, तभी क्लाइंट के पास जाएगा। तुम करो, मैं तुमको बताऊंगा कैसे कैसे कहां प्रॉब्लम है, हम उसको इंप्रूव करेंगे, फिर क्लाइंट को दिखाएगा देखो ये प्रोडक्ट है। तो ये भी किया जा सकता है। मतलब एसओपी का प्रॉब्लम है, स्किल का प्रॉब्लम है तो एसओपी का प्रॉब्लम है, इच्छा की प्रॉब्लम है तो वैल्यू की प्रॉब्लम है। सो आपने जो पहली चीज बताई वैल्यू की प्रॉब्लम, वैल्यू सिस्टम डेवलप करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर जब डेवलप किया था तो क्या चीजें आपने मतलब अपने कोर टीम में देखी थी या उनके अंदर इंटीग्रेट की थी? मेरा सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सामने वाले से और अपने आप से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप से। बहुत सारी आजकल दुनिया में लोग ना अपने आप से झूठ बोलते हैं कि यार मेरे को जिम जाना था आज पर मैं नहीं गया, यार आज ना तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं बहुत बिजी था यार, और अपने दिल को मना रहे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो ये अपने आप से झूठ बोलने वाली प्रॉब्लम से बच के रहते, कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग ना हायर हो। तो बेसिकली क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी किसी कंपनी का कल्चर बनता है ना, तो कल्चर बनाने के लिए जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है, या फिर मान के चल रहे हैं मेरे केस के अंदर मैंने अपने ना सारे वैल्यू सिस्टम लिखे कि पर्सनली मैं कैसा हूं। मैंने अपने आप को डॉक्यूमेंट किया कि अगर मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मान के चलूं तो मैं कैसा हूं, तो मुझे लोग ऐसे ही हायर करने जो मेरे जैसे हो एथिकली। तो वैल्यू सिस्टम के वाइज से तो हमने क्या किया, अपने कुछ वैल्यू सिस्टम बना लिए। बंदा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेडलाइंस उसके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अपने आप से झूठ ना बोले या दुनिया से भी झूठ ना बोले, अपने काम को लेके कमिटेड हो, ओनरशिप होनी चाहिए। तो जो चीज मेरे अंदर थी मैंने उसको सबको डॉक्यूमेंट कर लिया। तो जब भी हम हायर कर रहे थे तो हम यही सारे स्किल्स देख रहे थे, क्योंकि पता क्या होता है वैल्यू सिस्टम क्या होता है, मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू कंपनी की ना एक
आज के टाइम पे ब्रांडिंग का मटेरियल रह गया है। लोग अपनी वेबसाइट के अंदर वैल्यूज लिख देते हैं, हमारी वैल्यू ये एम्प्लॉयज तक को नहीं पता है। हायरिंग टाइम पे वो यूज भी नहीं हो रही है। आइडली वैल्यू सिस्टम्स का लॉजिक तो यही था ना कि जब भी हम हायरिंग करें तो हम ऐसे एम्प्लॉयज हायर करें जो वैसे ही हो। मान के चलते हैं आपने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया जो झूठा है, सेल्स लाके देता है, काम अच्छा करता है, वो सब कुछ करता है, बट आपकी कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स पे टिकी हुई थी। अब वो झूठ बोल के सेल लाके दे दे, सब कुछ करके दे दे, एट लास्ट कंपनी तो का नाम तो आपका ही खराब होने वाला है ना, सिर्फ एक गलत रॉन्ग हायर के चक्कर में। और उसके नीचे जितने हायर हो गए वो उसी के जैसे होने वाले। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हायर किया जाए, फिर वो अपने नीचे जो हायर करते हैं उनको भी वही सिस्टम सिखाया जाए जिस तरीके से आपने हायर किया है। तो कंपनी का कल्चर हमेशा मेंटेन रहता है, वैल्यू सिस्टम मेंटेन रहता है। और ये भी बताइए कि जब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू लेते वक्त तो पता नहीं चलता, सामने वाला झूठ भी बोलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी करता है, लेकिन जब एक्चुअल जब ग्राउंड लेवल पे जब काम करने की बात आती है तो पता चलता है कि अरे इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा था, यहाँ तो एकदम हालत खराब है इसकी। तो उस केस में मतलब क्या चीज, फिर जैसे कि मान लीजिए किसी को हायर किया आपने, 10-12 दिन काम करवाया, फिर उसको आपको पैसे तो देने ही पड़ते हैं, तो उस केस में क्या ऐसी चीज देखी जाए कि इंटरव्यू में पता चल जाए कि अच्छा इसके साथ प्रॉब्लम है या इसके साथ इसके साथ आगे नहीं जाना चाहिए? दो चीजें, एक तो क्वेश्चन बहुत प्लान्ड होने चाहिए। अच्छा, प्लान्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। सीधा पूछो कि कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसमें आप अपनी बातों को लेके लड़े हो आपकी लाइफ के अंदर, मतलब लोग आपके अगेंस्ट हो और आप सबसे अगेंस्ट लड़े हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद आ रही है। ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया तो बंदा कुछ भी बताएगा, तो आपको क्या होगा, जैसे जैसे उससे बातें करोगे ना, जैसे कोई भी इंसिडेंट पूछोगे तो इंसिडेंट्स पूछ के ना आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वो बंदा कैसा है, वो कैसा रिएक्ट करता है, किस किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। तो जैसे जैसे आप उसकी स्टोरीज जानोगे उतना वो खुलता चला जाएगा। पहले 5 मिनट 6 मिनट तो आप खोल रहे हो उसको, 10-12 मिनट के बाद ना आप उससे जो भी निकलवाना चाहोगे वो आराम से निकलवा पाओगे। तभी ये इंटरव्यूअर के स्किल्स होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे प्लान करो कि जिसमें आप उससे स्टोरीज निकलवा पाओ। और क्वेश्चंस वो वाले मत पूछो जो कि दुनिया पूछती है, क्योंकि वो पहले से तैयार करके आ सकता है। क्वेश्चंस ऐसे पूछो जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हो। अगर आप हमारी कंपनी में आते हो, आपको कोई स्किल नहीं है तो क्या करोगे? अब आपको किसी काम के लिए कोई स्किल डेवलप करना है तो कैसे करोगे? तो बंदा बताएगा मैं तो सीखूंगा। कहां से सीखोगे? ऑनलाइन देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, वहां से देखूंगा। ठीक है, तो हम आपको तभी हायर कर रहे हैं जब आप वेब डेवलपमेंट सीख के आओगे। हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हायर कर रहे थे किसी को, हमने कहा आपको तभी हायर करेंगे जब आप वेब डेवलपमेंट सीख के आओगे। जाओ, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा उसी से समझ में आ जाएगा कि वो कहानी बनाई हुई थी या सच बोल रहा था। बस ऐसे ऐसे कुछ चीजें आपको पहले से प्री प्लान करके चलना होता है। देखिए आपने एक सीरीज भी की थी फाउंडर्स अनफिल्टर करके, सो आप काफी सारे फाउंडर्स से मिले। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के टाइम में अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेस D2C ब्रांड बनाना चाहता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज मार्जिन समझ में आना चाहिए, ऑडियंस समझ में आनी चाहिए। ऑडियंस सबसे पहले कहूंगा, ऑडियंस सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। दूसरा मार्जिन समझ में आना चाहिए। तीसरा स्केल समझ में आना चाहिए कि कहां तक मैं ले जा सकता हूं। और चौथा कैक समझ में आना चाहिए, मतलब कितना खर्चा होगा मेरे को एक प्रोडक्ट बेचने का। ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए काम शुरू करने से पहले। अगेन डिपेंड कर रहा है कि आप क्या D2C कर रहे हो। अगर आप कोई सस्ती आइटम बेच रहे हो, लिपस्टिक वगैरह बेच रहे हो, तो हो सकता है आपको 200 रुपए में एक प्रोडक्ट बन के भी रेडी हो जाए। बट अगर, या फिर आप एलोवेरा जेल बेच रहे हो तो हो सकता है 50-70 रुपए में, 60 रुपए में आपकी पैकेजिंग तैयार हो जाए। वर्सेस अगर आप D2C के अंदर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो तो महंगा हो सकता है। तो मतलब सिंपल सी बात, वो ये तो मुझे लगता है बिजनेस टू बिजनेस कंडीशन वेरी करता है, वेरी करेगा। बट फिर भी जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मैं 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैं अपना खुद का बड़ा ब्रांड बना दूंगा। सो प्रैक्टिकली अगर देखें तो 1 लाख 2 लाख प्रैक्टिकली अगर कॉस्टिंग की हम बात करके चले, ब्रांडिंग का खर्चा मान के चलो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच का आना है आपका। ओके, इसको थोड़ा सा आप और डिटेल में बता सकते हैं? ब्रांडिंग का खर्चा, ब्रांडिंग मतलब लोगो, पैकेजिंग, वेबसाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, वो पूरा ब्रांडिंग का खर्चा आना आपका बेसिक 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच। उसके बाद उसका रिकरिंग आएगा, उसको हम कैलकुलेट नहीं करके चल रहे हैं। उसके बाद में आपको कुछ फिक्स इन्वेंट्री चाहिए होगी। फिक्स इन्वेंट्री मतलब जितने भी आप प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हो उसकी इन्वेंट्री चाहिए होगी, उसकी पैकेजिंग चाहिए होगी। और कई बार क्या होता है, आप सोच रहे हो, जो मान लो आपको एलोवेरा जेल बेचनी है तो आप एलोवेरा जेल बेचने का प्लान कर रहे हो। एलोवेरा जेल वाला तो कह रहा है ठीक है मैं आपको 500 प्रोडक्ट भी बना के दे दूंगा, बट जो पैकेजिंग वाला बंदा है वो कह रहा है भाई मैं 10,000 से नीचे नहीं बनाऊंगा। तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कई अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। तो जितना भी MOQ आपको वो उसके पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन मान के चलते हैं लाख रुपए इस टाइप्स का इसका भी खर्चा मान के चलते हैं। उसके बाद 50,000 रुपए मान के चलो लीगल का खर्चा है, कंपनी रजिस्टर कराओगे, GST लोगे वगैरह वगैरह सारी चीजें करोगे, 50,000 रुपए इसका खर्चा मान के चलो। और हमको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये मान के चलो अगर ठीक ठाक ब्रांड आप प्लान कर रहे हो शुरू करने को आप 50,000 रुपए भी शुरू कर सकते हो। खुद से GST रजिस्टर कर लो, वेबसाइट खुद से बना लो, पैकेजिंग कैनवा पे बना लो और उसको लॉन्च कर दो, है ना। कहीं से माल को उसको पैक करके जुगाड़ कर लो, कर सकते हो। बट मैं अगर ढंग से बात करके चलूं तो ये मान के चलो इतना पैसा तो चाहिए। अगर हम एक
छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो R&D कंसिडर नहीं करके चलिए मैंने यहाँ पे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो D2C का उसके ऊपर R&D कर दिए, कुछ आपको नया फॉर्मुलेशन लगाना, उसकी कॉस्ट लगानी है, वो मैं मान के नहीं चल रहा हूँ। ये भी जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए, या फिर इन हाउस टीम हायर करनी चाहिए? टोटली डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग इन हाउस रखते हो तो मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपके फेलियर्स भी आएंगे, वो फेलियर भी देखने पड़ेंगे और हाइज भी देखने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है वो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ाओ, फ्यूचर के अंदर जो आपकी रिकरिंग कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। फायदा ये है इन हाउस रखने का। बट अगर आप कोई एजेंसी हायर करते हो तो उसका फायदा ये है स्टार्टिंग में आपका फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है। हो सकता है एट स्केल रिकरिंग बढ़ सकता है, बट कहानी ये है कि हम ऑपरेशन सेंट्रिक ध्यान दे सकते हैं, हमको मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देना होता। फिर वो एजेंसी देख रही है मार्केटिंग क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा क्रिएटिव बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर इन हाउस कर रहे हो तो सब कुछ खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़े सपने लेके बैठे हो, एट स्केल सोच रहे हो, सब कुछ सोच रहे हो, तो इन हाउस करो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 10, 15, 20, 30 लाख रुपए महीने तक का ही सोच रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाना, इतने में तृप्त हो जाऊंगा मैं, तो एजेंसी हायर कर लो, सही है। कैसे पता करें कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो प्रॉपर ROI दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, या फिर खाली कमिट कर रही है कि अगले महीने तक प्रॉपर हो जाएगा, अगले महीने तक प्रॉपर हो जाएगा? देखो मेरा तो, मैं आपको एजेंसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 30 डेज के अंदर अगर वो बजट ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब मान, क्योंकि ठीक ठाक की डेफिनेशन क्या है कि आप सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट है, अगर आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लाख रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं आपका बजट ठीक ठाक है आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 महीने के अंदर आपके पास में प्रेडिक्टेबल डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रेडिक्टेबल डेटा का मतलब ये है कि मेरे को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कितने रुपए लगने वाले हैं। 1 महीने तक प्रेडिक्टेबल डेटा नहीं आया तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट आ जाएगा, बात ये, लोग कई सोचते प्रेडिक्टेबल डेटा का मतलब प्रॉफिट है। अब मान के चलते हैं आप एलोवेरा जेली बेच रहे हो, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 200 रुपए, आप उसको बेचते हो 400 रुपए का, सेल के ऊपर सब कुछ मार्केटिंग वार्टिंग सब कुछ काट के आपको हर एक सेल के ऊपर 50 रुपए का लॉस हो रहा है, बट आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 300 रुपए में बेच रहा है, तो ये तो मैथ्स ही खराब हो गई ना। बराबर है। हम उससे सस्ता भी नहीं जा सकते और लॉस भी हो रहा है हर प्रोडक्ट के ऊपर। राइट। तो यहाँ पे LTV का गेम आ रहा है लॉजिकली, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, लोग दोबारा लेंगे, लोग दोबारा लेंगे, लोग दोबारा लेंगे, तब हम पैसा बना लेंगे। या हो सकता है आप ऑपरेशनली वीक हो, ये भी तो हो सकता है ना कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट 200 रुपए आ रही है, आनी चाहिए थी 50 रुपए, आपने अपने ऑपरेशन खराब करने के चक्कर में इतनी रेट बढ़ा दिया। तो मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग एजेंसी हो कोई भी इन हाउस हो, 1 महीने तक प्रेडिक्टेबल डेटा आ जाएगा कि कितने रुपए लगते हैं एक सेल करने के लिए, वो उससे प्रॉफिट है लॉस है, वो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग इन हाउस टीम तो हायर कर लेते हैं, लेकिन उनके पास खुद के पास स्किल नहीं होती। जैसे उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन उनका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है तो उन्होंने एक टीम हायर कर ली ताकि ऑनलाइन के थ्रू भी उनको कुछ रिजल्ट मिल सके। सो उस केस में कैसा होता है, जो टीम हायर की है या फिर जो मार्केटिंग एजेंसी है, वो लोग कुछ ना कुछ बहाने देते हैं, सर ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये काम इसी तरीके से होता है। तो ऐसे लोग, मतलब मैंने काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा है, तो ऐसे लोग कैसे उनको टैकल कर सकते हैं और उनको मतलब अपने लेवल पे क्या ऐसा करना चाहिए, कोई कोर्स कर लेना चाहिए ताकि उनको बेसिक नॉलेज आ जाए, कोई उनको बेवकूफ ना बना पाए, उसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो? इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। पहले सबसे पहले चीज मेरे को ऐसा लगता है एक फाउंडर को डिजिटल मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए अगर वो टीम हायर करना चाहता है। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो कहीं से, पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, डिस्काउंट कूपन दिलवा दूंगा मैं, ठीक है, वो ले लो। या फिर पैसे नहीं खर्च करने तो हम एक फ्री कोर्स मैंने ही बना रखा है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, 10 वीडियोस है खाली। अच्छा, टोटल ड्यूरेशन कोर्स की अगर टोटल मिला के 2 घंटे 2.5 घंटे देने खाली। आपके चैनल पे ही है इंटेलेक्चुअल इंडी? हाँ, हमारे चैनल पे ही, हमारे चैनल पे ही। तो अभी लेटेस्ट सीरीज बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, वो देख लो। उसमें ना आपको डेटास के बारे में समझ में आ जाएगा, कैसे सोचना है, कैसे चीजें काम करती है। फिर आपका कोई पागल नहीं बना पाएगा। अगर आप सोच रहे हो टीम को प्रॉपर लेवल पे हैंडल करना, कि टीम आपको ये बोले कि ये तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो फिर आपको थोड़ा डीप में घुसना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल लेवल पे लेना चाहते हो कि ऑपरेशन मुझे सब कुछ समझ में आना चाहिए ताकि मैं ढंग से उनको समझा पाऊं मुझे क्या चाहिए, तो वो देखो, मैंने वो फ्री इसलिए करी थी उस सीरीज को क्योंकि मुझे लगता है ना एसेंशियल है आज के टाइम पे बिजनेस ओनर्स के लिए इस लेवल पे मार्केटिंग जानना, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, टीम एक्चुअली काम कर रही हो, सही से तरीका कर रही हो, बट मैं क्या कह रहा हूं, डेटा प्रेडिक्टेबल आ जाता है। अब कहानी ये है कि वही वाला केस, एलोवेरा जेल वाले केस लेके चलते हैं, उसने ईमानदारी से किया, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है 50 रुपए का लॉस। अब कॉम्पिटिटर 300 रुपए का बेच रहा है। अब मार्केटिंग वाला तो अपना काम सही कर रहा है ना, अब वो आके बॉस आके बोल रहा है कि भाई 50 रुपए हर प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए मुझे, करो तुम। थोड़ा कई चीजें क्या होती है स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, कई बार ऐसा भी हो जाता है
तो अगर ऐसे वाले केसेस आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडर को सीखना ही चाहिए खुद से, तभी उसको समझ में आएगा कि कहीं ये प्रॉब्लम हमारी एंड से तो नहीं है। कई बार मैंने देखा है बहुत बार ना कि अनजस्टिफाइड चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे स्टार्टअप आ गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए सबसे कॉमन चीज है बर्न करना। वो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए लॉस कर सकते हैं, तुम उसी इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हो तो तुम्हारे जो टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स है वो बर्न कर रहे हैं, मतलब वो लॉस में है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम बहुत हेल्दी प्रॉफिट कमा लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कमा नहीं सकते, बट मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में, अगर वही नहीं कमा पा रहे तो आपको थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप कमा पाएंगे। अगर आप सेम चीज करेंगे तो शायद नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। साहिल भाई, मैं आपसे ना एक चीज जानना चाहूंगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, देखिए आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफलाइन दुकान पे, मतलब मान लीजिए कोई यूथ है हमारा, मतलब कोई कॉलेज पास आउट है, 1-2 साल हुआ कॉलेज पास होके, और अब वो दुकान पे बैठा है, किसी गली कोने में कोई दुकान है, उसमें बैठ के वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई दुकान है, वो कोई प्रॉपर जगह पे है जहां पे पब्लिक का हाई फुटफॉल, मतलब पब्लिक का फुटफॉल बहुत अच्छा है, तो ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसी दुकान है जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ही ज्यादा नहीं है, वहां पे बैठ के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसी क्या स्किल सीखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके? क्योंकि मैंने मेरे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी गली कूचे में दुकान होती है, पूरे दिन दुकान पे बैठते हैं, मुश्किल से 15, 20, 25, 30 हजार कमा पाते हैं, और उतना तो वो कहीं पे भी जॉब करेंगे तो आसानी से उनको मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? बड़े सपने देखो, कम पैसों में तृप्त मत हो। ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं कहूंगा कि मेंटेलिटी है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है। उनको लगता है यार अपना घर है, अपनी दुकान है, आराम से आते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, सब कुछ है अपने पास, 30-50 हजार रुपए महीने का भगवान की कृपा से मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो उनको बड़े सपनों की भूख नहीं है। इसमें ना मुझे एक एग्जांपल याद आया, जब आप बता रहे थे ना, बीच में मेरे को हंसी आ गई। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कंसल्टेशन करने के लिए बंदा आया, तो वो क्या था, उसने ऐसी जगह पे दुकान ली जहां पे शायद उतना फुटफॉल नहीं था। वो उसका प्रोडक्ट अच्छा था, फूड आउटलेट था, उसका प्रोडक्ट अच्छा था, उसको ट्रस्ट था अपने ऊपर। तो उसने कहा कि भाई अगर मैं हाई फुटफॉल वाली जगह पे खरीदता तो मुझे रेंट देना पड़ता, सब कुछ देना पड़ता, तो मैं बियर नहीं कर सकता था। तो मैंने उसके पास में ही ले लिया, यहाँ पर फुटफॉल नहीं है। तो अब समझने की कोशिश करो, हाई फुटफॉल वाली जगह पे उसको 80,000 रुपए किराया देना था, यहाँ पे उसको 30,000 रुपए किराया देना था, महीने का 50,000 रुपए उसका रेंट का बच रहा था। अब मैथ से सोचा जाए तो बेकार चीज है कि भाई हाई फुटफॉल पे रेवेन्यू भी तो ज्यादा आएगा, उसमें कम आएगा। उसने कहा भाई मैं ना यूट्यूबर बुलाता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स बुलाता हूँ 5-5 हजार रुपए में, और महीने में मेरे पास वो आते रहते हैं। अब 50,000 रुपए में 10 इन्फ्लुएंसर आ गए 5-5 हजार वाले, एग्जाम्पल के लिए। तो यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, आपकी डाल रहे हैं, वहां से लोग बना पा रहे हैं आपके पास। तो फुटफॉल नहीं होने के बावजूद उसने फुटफॉल जनरेट कर लिया। तो कहता अगर मैं ये वाली चीज अगर मेन मार्केट में करता तो जो लोग आते हैं उनके पास पार्किंग की स्पेस नहीं होती। जहां मैं कर रहा हूं ये तो खाली पड़ी है, यहाँ पे पार्किंग की स्पेस भी बहुत सारी है। तो ये भी किया, मतलब स्मार्टली भी सोचा जा सकता है सॉल्यूशंस को ना। बट अगेन उसका सपना बड़ा था, सपने बड़े होने बहुत जरूरी है, सपने बड़े नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिनको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया के प्रेजेंस की कुछ खास जरूरत है नहीं, उनका काम अच्छा चल रहा है। सो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में उनको जरूरत पड़ेगी या फिर उनका काम चलते ही रहेगा? अगर आप कहें तो मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं मैं किस टाइप के बिजनेस की बात कर रहा हूं। हाँ एग्जांपल दो आप, एग्जांपल। देखिए अभी हाल फिलहाल में मैंने घर खरीदा था यहाँ पे, तो जब मैं टाइल्स वगैरह लगवाना था तो मैंने जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे एक ऐसी जगह लेके गया, बहुत गली कूचे में लेके गया, और वहां पे कोई पब्लिक भी नहीं थी। तो मुझे लगा यार इतने अंदर लेके जा रहा है, ये दुकान में तो क्या ही कस्टमर होते होंगे। सो जब मैं वहां पे पहुंचा, दुकान के अंदर एकदम खचाखच भीड़ भरी हुई है, क्योंकि उसने कस्टमर्स को बुलाने के लिए क्या किया, सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाइप किया हुआ है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जहां कहीं पे भी काम करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर को वहां पे लेके जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे सबसे सस्ती टाइल्स मिलती है, आप ले लो यहाँ से। तो उसको फुर्सत ही नहीं, भले उसकी दुकान कितनी भी अंदर हो। तो वो बंदा ना तो कोई सोशल मीडिया का यूज करता है, ना कोई डिजिटल मार्केटिंग यूज करता है, उसको पता भी नहीं चलता रहेगा, मतलब उसको आता भी नहीं होगा। सो आपको लगता है ऐसे लोगों को, इस टाइप का कोई बिजनेस है तो उन लोगों को भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी? ये बहुत ही, ये मैंने आपको जो बताया बहुत ही एकदम अलग बिजनेस है। मैंने खुद ने जब देखा तो मुझे लगा यार ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है, अगर हम डिजिटल की टर्म्स में बात करके चले। ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग को लेके आते हैं आपकी ऑफलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है। नेटवर्क तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बट एफिलिएट मार्केटिंग टाइप सी है, हर सेल के ऊपर कमीशन मिल रही है। तो देखो मैं समझाता हूँ, 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, 2 टाइप की इंडस्ट्रीज है। एक है जो प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है, तो जो प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है ना, वो गली में भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा, वो कहेगा भाई मुझे सस्ता चाहिए, मेरे को नहीं लेने देना। और अभी के टाइम पे जो ट्रेंड आ रहा है नया वाला, वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। लोग कहते हैं भाई मुझे कोई भी टाइल चेप देगा, मुझे कजारिया की ही टाइल चाहिए, मुझे XYZ कंपनी की ही टाइल चाहिए। तो यहाँ पे कजारिया वाला तो मार्केटिंग कर रहा है ना, कजारिया वाला तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है ना। एग्जांपल के लिए दूसरा मान के चलते हैं, ये आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, कॉन्ट्रैक्टर का टाइप था। बट क्या होता है, हम जर्नली अपना घर बनवाते हैं
तो आजकल इंडिया वालों को खुद बनवाने का बहुत शौक है, माल खुद लेके आएंगे, सब कुछ करके आएंगे। तो अगर मेरे पापा को अपना घर खुद बनवाना है तो पापा कहेगा टाइल लेके आनी है, इस मार्केट चला जाइए, वो मार्केट होलसेल मार्केट है। अगर मैं उस होलसेल मार्केट में जाने से पहले फोन पे सर्च मार लूं कि वहां पे बेस्ट दुकान कौन सी है, तो यहाँ पे मैं गूगल रिव्यूज देखूंगा, यहाँ पे मैं उनका पोर्टफोलियो भी देखूंगा। तो गूगल रिव्यूज भी तो कहीं ना कहीं मेरे बाइंग डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं ना, है ना। तो गूगल रिव्यू भी तो डिजिटल मार्केटिंग ही हो रही है ना। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग यूजिंग ऑनलाइन चैनल्स। जो भी मार्केटिंग ऑनलाइन चली जाए वो हो गई। तो अगर मैंने सर्च मारा टाइल्स शोरूम नियर मी, टाइल्स होलसेल मार्केट नियर मी, और ऊपर ऐड दिखाई देती है मुझे कि भाई आपके घर पे ही होलसेल खोल देंगे हम, तो हमारा बंदा आएगा तुम्हारे घर पे, तुमको टाइल दिखाएगा, तुमको जो सी चाहिए ले लो। छोटा सेगमेंट हो सकता है एक बार को ऑडियंस का, बट बिजनेस तो बनेगा ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है ये टाइल वाला जैसे बिजनेस हो गया, मुझे लगता है जो फ्यूचर बढ़ेगा ना, फ्यूचर ना कन्वीनियंस की तरफ ज्यादा जाएगा। आज जोमैटो, जेप्टो, जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो सबके सब कन्वीनियंस के ऊपर ही तो बने हैं। लोग आलसी हो गए तो लोग कन्वीनियंस की तरफ जाएंगे। अगर कोई भी इंडस्ट्री कन्वीनियंस सेंट्रिक है तो वहां डिजिटल जाएगा। कोई इंडस्ट्री कन्वीनियंस सेंट्रिक नहीं है तो शायद ना भी जाए। अब कोई रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, शायद उस पर डिजिटल मार्केटिंग उतनी इंपैक्टफुल ना हो, है ना, बाकी भी हो सकती है। और साहिल भाई मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत एनर्जी लेवल हाई रहता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पता चलती है तो पता चलता है, लगता है कि यार ये तो कुछ ऐसी चीज़ मैंने कर ली है जो मुझसे हो नहीं पाएगी। और बहुत बार सेल्फ डाउट भी आता है कि क्या पता मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और गिव अप करने का मन भी करता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे या इस टाइम पे उस फेज से गुजर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? या मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप ना काम शुरू करने से पहले रिसर्च नहीं करके जाते। आप कुछ किसी की वीडियो देख ली, रील देख ली, भाई एक आज आपको आइडिया बताऊंगा जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। आपको क्या करना, यहाँ से ये लेना, यहाँ से ये लेना, ये लेना, दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। तो मेरा सबसे आसान तरीका, मतलब मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, बिजनेस मॉडल कैनवस एक नाम की चीज है। आपको क्या करना है, आपको बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना है अपने आइडिया के ऊपर। तो अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस बना लिया, आपको डे 1 पे ही पता लग जाएगा कि आपको कितना कैपिटल चाहिए, आप माल कहां से खरीदोगे, किसको बेचोगे, आप क्या पोजिशनिंग करने वाले हो, वो आपका माल क्यों ले, क्यों आप अलग हो, आप क्या किसी लोगों की मदद ले सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आप वो प्रोडक्ट उन तक कैसे पहुंचाओगे। तो वो सारे क्वेश्चंस ना उसको करते करते सॉल्व हो जाते हैं। और वो कोई थ्योरी नहीं है, मतलब लॉजिकली वो खाली पेपर है जिसके अंदर ये पड़ा जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, इसको भेज दूंगा, फोटो को दिखा देना आप, ठीक है। तो इसके अंदर खाली डब्बा, वो वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई अगर तो बेसिकली खाली डब्बे है और कुछ नहीं है। इस डब्बों के अंदर हमको भरना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट कहां से आएगा, कहां जाएगा, कितना मार्जिन बनाऊंगा, कितने का बेचूंगा, लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों लेंगे। तो वो ना हम होमवर्क करके तो जाते नहीं, बिजनेस में उतर जाते हैं और हमको लगता है कि भाई ऐसा हो जाएगा क्योंकि वीडियो देखी थी, ऐसा किया था, फिर बाद में रोते हैं। तो मेरे सबसे पहले होमवर्क करके जाओ, पेपर रियलिटी, फोन करके सारी चीजें चेक करके जाओ, डेटा पॉइंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। अगेन फेलियर के रीजन और भी हो सकते हैं, बट दिल नहीं टूटेगा आपका। मैं वही कहने वाला था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं अपने लेवल पे उन्होंने पूरी रिसर्च की है, लेकिन फिर भी उनको सेल्फ डाउट आ रहा है, जैसे मुझे भी बहुत बार आता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी कभी सेल्फ डाउट आता है कि जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा? हाँ, ऐसा आपके साथ भी होता है कभी? हर एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में तो आता ही है ना। और ये सेल्फ डाउट नहीं होता, मतलब मुझे पता क्या लगता है, मेरी हमेशा थ्योरी रही है, आई डोंट नो एनीथिंग बट आई नो हाउ टू डू एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं आता और मुझे पता है कि कैसे करना है। मार्केट में टेस्ट करेंगे, मार्केट ही अपने को आउटपुट देगी कि कहाँ जानी चाहिए चीज, फिर बेस्ड ऑन दैट अपने आप को पिविट कर करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो डर तो लगता है कि मतलब सिंपल सी बात, चलेगा नहीं चलेगा, कैपिटल लगा के लगाया है, पता नहीं ना, करते रहेंगे, फिगर आउट तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो वाली वो चीजें बन गई है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान के चलो। सो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मतलब कभी ऐसा क्योंकि आप भी तो ह्यूमन है, कभी आपके साथ भी होता होगा, तो क्या चीज आपके दिमाग में बार बार आती है कि चलो ठीक है मैं देख लूंगा? अलग अलग टाइप पे अलग अलग मोटिवेशन ढूंढ लेता हूँ मैं कहीं ना कहीं से। देखो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, जो मैंने देखा ये मेरी वो है, मुझे पैसे से मोटिवेशन आता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पैसे के अराउंड मोटिवेट करना शुरू कर देता हूँ। ये नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा, फिर तू ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा तो ये तो चला जाएगा, और ये नहीं हो पाएगा, चल कर। दूसरा मोटिवेशन है फैमिली, कि ये नहीं होगा तो फैमिली को ये नहीं मिल पाएगा और ऐसा हो जाएगा, कल को बेटी बड़ी होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो एक फैमिली मोटिवेशन हो गया, एक पैसा हो गया। मतलब ये मैंने अपने मान के चलो स्वॉट एनालिसिस करके देखा है कि दो ड्राइविंग फोर्सेस जो मुझे ड्राइव कर रही है, पैसा मिलना चाहिए, मेरी फैमिली का भला होना चाहिए, तो ये दोनों हो जाएगी, तो मैं यहीं से कहीं ना कहीं से मोटिवेशन निकाल ही लेता हूँ। देखिए आपने बहुत बार बताया कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत करने से पहले ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ था, या ऐसी क्या चीज थी कि आपको रियलाइज हुआ कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए,
इसमें मतलब करियर बहुत अच्छा ग्रो हो सकता या है। मैंने एक्चुअली ना डिजिटल मार्केटिंग का प्लान ही नहीं किया था कभी, मुझे पता भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब सिंपल से पैसे ही नहीं थे तो हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते थे उस टाइम पे। राइट। और मतलब सिंपल पैसे थे नहीं, घर से पैसा मिलता नहीं था, तो फ्रीलांसिंग के नाम पे जो काम मिल जाता उठा लेते थे। वो तो बस ये किस ईयर की बात ये है? 2009-10 के आसपास की बात है। 9-10 के आसपास जो काम कॉलेज के बच्चे को मिल गया वो कर लिया यार। कोई बोल रहा है कि भाई हम स्टंट मार रहे हैं, हमारी वीडियो बना लो, बना देंगे। कोई कह रहा है वेबसाइट बना दो, बना देंगे। कोई कह रहा है कंटेंट लिख दो, लिख देंगे। कोई कह रहा है एसईओ कर देंगे। ऐड चला दो, ऐड चला देंगे। तो कहीं ना कहीं से वो एक दो प्रोजेक्ट करने के बाद ना कॉन्फिडेंस आ गया था, अब तो कुछ भी कर देंगे, इधर उधर से परवर्ड के हो ही जाता है। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, स्ट्रैटेजीज लगने लग गई है। उस टाइम पे बहुत ही नई थी, तो बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाती थी, हिट एंड ट्राई करके उस टाइम पे तो इंटरनेट भी उतना इजीली अवेलेबल नहीं था, पर फिगर आउट हो जाता था, मुझे ऐसा लगता है। ब्लॉग्स थे, मतलब मार्केट में ब्लॉग्स थे जहां पे आपको बेसिक गाइडेंस हो रखी थी कि कैसे चलना है। और बहुत सारा चीजें ना कॉम्प्लेक्स नहीं थी जितनी आज कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उस चीजों को यूज करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मैं लकी था, सही टाइम पे घुस गया, ये मान के चलो, तो चीजें अपने आप फिगर आउट होती चली गई। बट मैंने डिजिटल मार्केटिंग कभी भी नहीं सोचा था। मैंने इनफैक्ट एमबीए के बाद, जॉब के बाद भी नहीं सोचा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को फुल टाइम देखूंगा, ये मान के चलो। एमबीए के बाद पहली एक दो जॉब करी है मैंने, उस टाइम तक नहीं सोचा था मैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को कुछ करूंगा। एजेंसी चल रही थी, ठीक है, चलती रही, ठीक है, चल रही होगी। मेन फोकस तो केमिकल का ही था काम, कि फैक्ट्री लगाएगा, उसको स्केल करेगी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को रियलाइजेशन आ गई, मैं प्रोडक्ट वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सर्विस वाला ही हूँ। मेरे बस की नहीं है लेबर को हैंडल करना, मेरे बस की नहीं है कल को बारिश आ गई या कुछ भी आ गया, उसके चक्कर में ट्रक में डिले हो गया तो क्लाइंट से मैं सुनूं। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसमें भी मेरी प्रॉब्लम आ जाए। तो मुझे समझ में आ गया सर्विस इज रिलेटिवली कंट्रोलेबल फॉर मी, मुझे वो समझ में आता है और मेरे लिए वो रिलेटिवली आसान रहती है। तो बस इसलिए मुझे एजेंसी चुनने का, आप कह सकते हो, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे केमिकल वाला बिल्कुल नहीं करना, तो वन ऑफ द रीजन यही था। अच्छा, तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से आप इस लाइन में आए? हाँ, लाइन में आया नहीं कह सकते, अब लाइन में तो मैं ऐसे ही आ गया। लाइन में तो मैं ऐसे ही आ गया। नहीं मतलब यार अगर आप समझोगे तो जब मैं कह रहा हूँ नौकरी की बात हो गई, मेरे हिसाब से 15-16 6-7 साल तो हो गए थे मुझे तब भी काम करते हुए डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा, हाँ, तो फिर तो आप ऑलरेडी हाँ, थे ही, मैं ऑलरेडी था ही तो उस फील्ड में। बस वो था, वो पार्ट टाइम है, चल रहा है, ठीक है, होता रहेगा। फुल फ्लेज तो अपना काम केमिकल का करेंगे, फुल फ्लेजेड। इसके बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, केमिकल ठीक है बट मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है, तो मेरा फोकस आ गया इसमें ज्यादा। जो केमिकल का काम था वो आपके फादर का काम था, राइट? फादर का काम अलग था, फिर हमने अलग से एक कंपनी रजिस्टर करी थी मेरे भाई और मैंने, फिर हमने वहां पे अलग से उसको बिल्ड किया था। तो अभी मेरे फादर का तो अभी भी चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है। तभी मेरा भाई देखता है वो काम, तो केमिकल का और फादर का काम दोनों मेरा भाई देख रहा है। तो आप ये भी बताइए, देखिए बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें आपने बताया था कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड की थी उससे आपको एग्जिट मिला और लगभग 100 करोड़ रुपए आपको मिले। तो आपने वो क्यों, मतलब कैसे बिल्ड की और उसमें ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा एग्जिट मिल पाया? ये मैंने तो एग्जिट करना ही नहीं था, सीधी सी बताऊं तो मेरे पास तो बस हो गया एग्जिट। मैं तो सिंपल सी बात यार, मैंने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया था, कि घर का खर्चा, मतलब उस टाइम मैं पीजी में रहता था, हॉस्टल में, देहरादून में इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे खर्चे निकल रहे और थोड़ा सा लग्जरी मिल रहा है मेरे को चीजें करने की। फिर जब इंजीनियरिंग खत्म हुई, एमबीए करने के लिए गया, तो वो काम चल ही रहा था, तो चलता रहा, तो एक सेल्फ सफिशिएंट पैसा था मेरे पास में। फिर जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी में इसलिए कर रहा था कि मैं ऑपरेशन सीखूंगा, काम कैसे होता है, और वही चीजें मैं अपनी कंपनी में भी अप्लाई कर रहा था। कंपनी ग्रो करती जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि वो टीम भी काम कर रही थी और मैं सैटरडे संडे काम कर रहा था। फिर जब मैंने फुल फ्लेज सोचा कि अब मैं इस पे फुल टाइम ध्यान दूंगा, यूट्यूब भी शुरू कर चुका था मैं, फिर सब कुछ और बेहतर होता चला गया। मतलब हम ये कहेंगे, फिर हमारा एक पुराना क्लाइंट था, वो चाहता था कि मेरे साथ पार्टनरशिप करके वो काम शुरू करे, बट मुझे मन नहीं था पार्टनरशिप पे करने का। और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि मुझे को वो मन ही नहीं था। मतलब लॉजिकली वो जो बिजनेस मॉडल था, वो एजेंसी मॉडल को एक तरह से प्रोडक्टाइज करने वाला मॉडल था, कि उसको हम एक तरह का प्रोडक्ट बना के उसको हर जगह पे यूरोप में फैलाएंगे। तो फिर मेरे को वही वाला फील आया, यार ये ऑपरेशन सेंट्रिक काम है और मुझे मजा नहीं आता ऑपरेशन सेंट्रिक कामों में, तो इसलिए मैं उससे दूर रह रहा था। बहुत डिस्कशन के बाद में उसने मेरे को कहा कि अपने एक्वायर कर लो, मतलब वो मेरे को एक्वायर कर लेगा, मतलब मेरी टीम को भी रख लेगा, हमारे एसओपीज भी रख लेगा, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी रख लेगा, तो वो अपना काम हमारी टीम से यूज करेगा। मेरा फिर भी मन नहीं था, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। फिर उसने कहा कि मैं आपको इतना दूंगा, रेवेन्यू को इतना मल्टीपल दूंगा, मेरा मन ही नहीं था बेचने का। फिर एक बार नंबर इतना बड़ा हो गया और मैं किसी से बात कर रहा था एजेंसी वाले से, उसको भी वैसा ही लगता था जैसा मेरे को लगता था एजेंसी के अंदर। एजेंसी एक लेवल जब बहुत टर्न कर लेते हो ना, तो आपको मोनोटोनस लगने लग जाता है।
तो स्टार्टिंग में हम रन कर रहे थे तो चैलेंजेस थे, कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आती थी। एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आती है, सबको सब पता होता है कब क्या करना है, एसओपीस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो एक तरह से कंपनी ऑटोमेशन पे चल रही है। तो मेरे जैसे बंदे को नया नया सीखना पसंद है, तो वो सीखना भी नहीं हो रहा था। तो किसी एजेंसी ओनर से ये बात चल रही थी मेरी, कहता वो मेरे साथ भी यही सीन है यार। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, इतना पैसा कमाने में अपने को 6 साल लग जाएंगे, 6 साल के इकट्ठे पैसे वो दे रहा है, भेज दो। बराबर, तुमने भेज दिया। सो आपके साथ ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है कि फिर से आप एजेंसी 3 साल तक नहीं कर सकता एजेंसी, कुछ आइडियली 3 साल तक मैं एजेंसी रन नहीं कर सकता, और सारे प्रोडक्ट्स सब चलेंगे वहाँ पे, जो भी चीजें रहेगी। ओके, सो क्या 3 साल के बाद में आप फिर से करना चाहेंगे या फिर मैं नहीं करना चाहूंगा। 3 साल में तो मैं कुछ और फिगर आउट कर लूंगा। देखो अभी क्या है, अभी मैं ये साल सिर्फ टाइम पास करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, आप ये कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूट्यूब पे कंटेंट और ज्यादा बढ़ाऊंगा, मल्टीपल चैनल्स बना सकता हूँ, या लोगों को हायर करके उनसे कंटेंट मंगवा सकता हूँ। तो बेसिकली अपना एक मीडिया नेटवर्क टाइप्स बनाने की कोशिश करूंगा इस साल। ये साल के बाद में उस मीडिया नेटवर्क को मोनेटाइज करने का सोचूंगा कि कैसे कुछ प्रोडक्ट बनाया जा सकता है इसके अराउंड, फिर कुछ करेंगे। और इन बिटवीन भी प्रोडक्ट्स निकालते रहेंगे, वो तो मेरा काम है ही कि कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहो मार्केट के अंदर। तो कुछ प्रोडक्ट निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे लोग कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर, ताकि डेटा इकट्ठा होता जाए कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही है। इन बिटवीन कुछ लगा कि नंबर्स अच्छे आ रहे तो उसको स्केल कर देंगे, नहीं लगा तो उसको चलने देंगे, और अगर और बेकार डेटा आया तो उसको किल कर देंगे। तो अभी मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है, बट ये क्लियर है कि एजेंसी अब दोबारा से नहीं स्टार्ट करनी, एजेंसी तो नहीं करनी। सो इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2024 में खुद की एजेंसी शुरू करना चाह रहे हैं। वैसे आपको खुद पता होगा बहुत सारी एजेंसीज खुलती है फिर रोजाना बंद भी हो जाती है। सो जो लोग अभी 2024 में शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? बिकॉज आप सबसे सही पोजीशन में हैं, क्योंकि आपने रन भी किया और बहुत अच्छा एग्जिट भी किया उस एजेंसी से। तो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि अगर उनको 2024 में शुरू करना है तो कैसे करें और क्या करना है? प्राइसिंग सही करो अपनी, आपको पता होना चाहिए आपका रेवेन्यू मल्टीपल कितना है। मतलब एक क्लाइंट से अगर आप 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हो तो आपकी टीम का ओवरऑल खर्चा जो आता है उसको काम करने वो कितना आता है। तो जितना पैसा आप ले रहे हो और जितना पैसे का आप काम कर रहे हो वो मल्टीपल कितना है, तो वो मल्टीपल 3-4 तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तभी आप उसको लॉन्ग रन पे सस्टेन कर पाओगे, वरना आपको दिक्कतें आएगी। एजेंसी अगर ढंग से रन करनी है तो ये मत मान के चलना है कभी भी कि किसी काम को करने में 20,000 रुपए लगते हैं और 25,000 रुपए में आप उसको करके दे दोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, स्केल पे काम नहीं कर पाओगे। मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है, लॉस कहीं ना कहीं होगा। सो कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ 3-4 मल्टीपल हो तो ज्यादा अच्छा है। 3-4 हो तो ज्यादा अच्छा। वैसे प्रोडक्ट में कहा जाता है मल्टीपल ऑफ 5 शायद। ये वो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट है ना, ये सर्विस है। सर्विस है तो इसमें 3-4 3-4 तो मिनिमम हो। मतलब मैं कह रहा हूँ 10 भी ले लो, 20 भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो तुम्हारे ऊपर है, देने के लिए तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे चीजों के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए लोगो डिजाइनिंग है, अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है जिसको लोगो की सेंस है और थोड़ा दिमाग लगा के काम करता है तो 1-1.5 घंटे में एक लोगो बन जाता है और 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, तो बहुत बड़ा मल्टीपल हो गया ना। वही कह रहा हूँ, मतलब ना अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग मल्टीपल हो सकते हैं, बट ये मान के चलो रूल ये है कि 3 से 4 का मल्टीपल मिनिमम चाहिए हर एक चीज में, मेरे को उसके नीचे काम नहीं करना है। दूसरा, एआई को जितना ज्यादा यूज कर सकते हो उतना ज्यादा अपने वर्क फ्लो में लेके आओ, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने वाला है। मतलब मुझे लगता है आने वाले टाइम में जितना एआई एडवांस होता चला जाएगा तो एजेंसीज जो होगी वो 5-6 लोगों की अच्छी होगी टीम्स, मतलब 5-6 लोगों की कोर टीम होगी और उसके ऊपर जितनी भी टीम होगी ना वो एआई टीम होगी और अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे वो लोग, ठीक है। और एजेंसी अगर रन करनी है तो अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में मान लो हर बंदा एजेंसी कर रहा है, तो अगर नीश ले लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक नीश ले लो तो ज्यादा अच्छा है। नीश भी वो हो जिसकी वॉल्यूम और प्रॉफिट हो, दोनों का ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर आप एग्जांपल बता सके, अगर कुछ आप सजेशन देना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नीश वो लेनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको समझ में आती है, जो चमकती है। मुझे खाने का शौक है तो मैं खाने के अराउंड करूं तो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। जिसको जिस चीज की समझ है उसके अराउंड करे तो बेटर है। तुम्हारी फैमिली डॉक्टर्स की थी, तुम डॉक्टर्स को जानते हो, समझ में आता है तुमको डॉक्टर्स, तो तुम डॉक्टर की मार्केटिंग कर रहे हो, उससे मतलब ऐसे नीश सेलेक्ट करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। और एजेंसी के लिए तुम क्या कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर लेना ढंग से, है ना। अगर तुम एक्सपेक्ट दूसरे की करने से पहले खुद की कर लेना। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, हमको क्लाइंट कैसे लेने चाहिए। अरे भाई, तुम दुनिया का क्लाइंट हायर करवाने की बात कर रहे हो, तुम किसी का बिजनेस ग्रो करके दोगे, उनको क्लाइंट्स लाके दोगे, तुम्हारे पास खुद क्लाइंट नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। ये तो एक तरह का क्वालिटी गैप हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, तो अपनी मार्केटिंग ढंग से करो। बस मेजरली यही समझ में आ रहा है मुझे, अगर देखा जाए तो। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपने वो जो सीरीज की थी फाउंडर्स अनफिल्टर, तो आप बहुत सारे फाउंडर्स से मिले। सो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये सवाल मेरे ही दिमाग में आता है कि एक दुकान में बैठा बनिया भी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, तो ये जो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप है जैसे ओला हो गया, उबर, अपना ओला, जोमेटो, स्विगी, ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? और
क्या ये सच में प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर टैक्स वगैरह बचाने के लिए दिखाते हैं कि हम? देखो, पहली चीज तो क्लियर करता हूँ, टैक्स बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो खासकर खुद सोचो, जोमेटो तो लिस्टेड है, अगर टैक्स बचाने का सीन हो रहा था तब तक तो जेल में जा चुके होते। तो टैक्स वाली तो मार्केट की खबर है, सीधी सी बात। पर मतलब सारे के सारे तो लिस्टेड नहीं, ऐसे तो और भी बहुत सारे स्टार्टअप। समझाता हूँ, कहानी होती क्या है। अगर आप एक अपना रेस्टोरेंट रन करते हो ना, उस रेस्टोरेंट से आप महीने के 3 लाख 4 लाख कमाने का सोचते हो, तो 3-4 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो, उसमें प्रॉफिट इतना बना सकते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जहां आप सोचते हो कि उसी रेस्टोरेंट से मैं 50 लाख रुपए कमाऊं, तो एट स्केल जब भी आप जाते हो तो आपको लॉसेस होते हैं, और ये सबके सब एलटीवी के ऊपर खेल रहे हैं। या आपको आज लॉस दिखाई दे रहा है, ये सारी कंपनियां ऐसा सोच रही है कि फ्यूचर के अंदर इनसे पैसा कमा के देगी। जैसे समझाता हूं, अमेजोन ने स्टार्टिंग के अंदर कहते हैं 4-4.5 रुपए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्च किया, मतलब 200 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 4,000 रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। ये तो मैथ से नहीं लगती, एट स्केल काम किया। बट आज के टाइम पे हमको कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो हम गूगल की जगह अमेजोन पे ही सर्च मारते हैं, तो अब उनका वो कैक जीरो हो गया ना, और मैं इनफैक्ट कहूंगा नेगेटिव कैक हो गया, क्योंकि आप जब सर्च मारते हो वहां पे एड्स भी आती है, स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ आता है, उस स्पॉन्सर्ड से भी अमेजोन पैसे कमा रहा है। तो एक तरह से नेगेटिव कैक हो गया, नेगेटिव कैक नहीं है, मतलब अच्छा मार्जिन हो गया। बट जितनी भी कंपनी, जितनी भी स्टार्टअप्स है, वो इसी गेम पे खेल रही है कि अभी लोग हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, फ्यूचर के अंदर जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम ऐसा कमा लेंगे। बट मुझे लगता है कि कस्टमर इंडिया का किसी का सगा नहीं है, जहां सस्ता मिलेगा, जहां ऑफर्स मिलेंगे वहां भाग जाएगा। जोमेटो अमेजोन इसलिए है क्योंकि वो अमेजोन भी सस्ता दे रहा है। अगर अमेजोन सस्ता नहीं दे रहा होता, वो मार्केट प्लेस टाइप की चीज ना होती, तो कोई नहीं लेता अमेजोन से। ये भी सुनने को मिलता है कि अभी ये जो स्टार्टअप्स है उनके लिए विंटर सीजन चल रहा है, उनको प्रॉपरली उतनी फंडिंग नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी, तो अभी वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर आज के टाइम में किसी के पास अच्छा आइडिया है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो क्या उसको फंडिंग मिलेगी मार्केट में जितनी पहले मिलती थी, या फिर है उसके लिए अवेलेबल, या फिर सबके लिए ही वैसा ही चल रहा है? देखो, रिलेटिवली फंडिंग सूखी है, बट मान के चलो सीड के लिए नहीं सूखी है। एंजल्स तो मान के चलो इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा ही कर रहे हैं पहले से। जो राउंड सूखे हैं वो सूखे हैं BCDE। अगर आप इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर हो तो टॉप 1-2 को तो पैसा भी मिल रहा है, विंटर में भी मिल रहा है। और जो एंट्री कर रहे हैं, सीरीज A हो गया या फिर अर्ली स्टेज हो गए, वो उनको भी पैसा मिल रहा है। फंस रहे BCDE, मतलब जिन्होंने पैसा रेस कर रखा है, एट स्केल जा चुके हैं, अब उनसे बात करी जा रही है। और एक चीज और, आइडिया के ऊपर फंडिंग नहीं मिलती है। प्रोडक्ट का MVP रेडी करो, कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी फंडिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पहले एक जमाना था जब शायद आइडिया के ऊपर पैसा मिल जाया करता था, अब तो वो भी नहीं है। अब तो मतलब मैं कहूंगा ये विंटर का रीजन नहीं है, ये वैसे ही रीजन हो गया है। आपके हिसाब से आपको किस टाइप का बिजनेस ज्यादा पसंद आता है, बूटस्ट्रैप या फिर जिसने फंडिंग ली होती है, फंडिंग लेके बड़ा बनाना? मैंने पर्सनली अपना बूटस्ट्रैप करके ही स्केल करके एग्जिट किया है, तो मुझे तो बूटस्ट्रैप ही पसंद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी शुरू करूंगा, एक मेरे दिमाग में 1-2 आइडियाज है, अगर मैं वो करूंगा तो हो सकता है मेरे को भी फंडिंग लेनी पड़े, क्योंकि वही बात कर रहे हैं हम, स्केल। अगर आपको बहुत बड़े स्केल के ऊपर जाना है तो आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी, आपको पैसा चाहिए होगा, आपको बर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप छोटे लेवल पे हो तो बूटस्ट्रैप काम कर सकते हो। मतलब अगर आप ग्रोथ सोच रहे हो 15% 20% पे ग्रो करना है एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है, बूटस्ट्रैप में किया जा सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हो 400-500% अ क्वार्टर टाइम्स ग्रो करना इनिशियल टाइम के अंदर, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। और अगर आप कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आ रहे हो, कुछ ऐसी चीज लेके आ रहे हो जिसको मार्केट में रेप्लिकेट करके कोई और भी स्केल कर सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं मोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी। आप उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर दो, तो जब तक वो कोई दूसरा प्लान करेगा तब तक तो तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। हाँ, और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा जो लोग जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिर उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, फिर कहीं से वो कोर्स करते हैं छोटा मोटा, और उसके बाद में फिर इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको एग्जैक्टली किस लाइन में या किस कैटेगरी में काम करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी सब कैटेगरीज है। सो इवन मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो जिनको कुछ आइडिया ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि भाई क्या उनको करना चाहिए? पहली चीज, तुमने कोर्स गलत लिया, मेरा कोर्स लो, तभी समझ में आएगा तुमको। मुझे लगता है प्रॉब्लम पता क्या है, जितनी ट्रेनिंग हो रही है ना इंडिया के अंदर, वो कोई डिजिटल मार्केटर नहीं करा रहा, वो एक टीचर करा रहा है। तो वो जो व्हाट इज जो चीजें वो थ्योरी आके समझा देता है बच्चों को, वो बच्चों को एक लेवल पे ट्रेन कर देता है। फिर जब वो इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में होती नहीं है वो चीजें। आज भी बच्चों को एसईओ के नाम पे बैकलिंक्स बनवाने जाए जा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं यहाँ बैकलिंक बना लो, वहां ये कर लो, वहां कर लो। उनका एसईओ का मेजर फोकस बैकलिंक है। कंटेंट रिसर्च, कंटेंट स्ट्रक्चर, कंटेंट फ्रेमवर्क कोई नहीं सिखा रहा है। मेजर फोकस है भाई बैकलिंक बनाओ, यहाँ पे बनाओ, मैं तुमको बैकलिंक की लिस्ट दे दूंगा, मैं तुमको कोई सॉफ्टवेयर दे दूंगा जिससे तुम यहाँ पे GSA चला सकते हो। कुछ भी चल रहा है, जो चीज मतलब मैं कह रहा हूँ 2011-12 में काम करती थी, वो चीजें आज बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी वही है। तो जो प्रैक्टिशनर्स है, देखो सिंपल सी बात ना,
अब मैं एजेंसी चला रहा था, मैं अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहा था, तो उन चीजों को मैं बाहर मार्केट में क्यों करूंगा? प्रैक्टिकली सोचो, जो मैंने मेहनत करके, जो मेरा स्किल है, जिसकी जो मेरा मोट है, उसको मैं मार्केट में तो ओपन करूंगा नहीं। तो एजेंसी ओनर्स तो नहीं आ रहे बाहर, ज्यादातर जो कोर्सेज बना रहे हैं वो सब यही बना रहे हैं, सब घसा पेड़ पे ले जा रहे हैं। कई लोगों को तो मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, क्या कह के कि देखो मैंने कितने कोर्स बेचे हैं। कोई मतलब नहीं है इस बात का, बट वो कह रहे हैं देखो मैंने ऐड चलाई है और इतने कोर्स बेच दिए, आओ मैं तुमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। अरे भाई, तुमने कितने क्लाइंट्स के साथ में काम किया है, क्या किया क्या नहीं, वो कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मैकेनिज्म में दिक्कत है, बट मान के चलते हैं किसी ने अब कर लिया तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो आप क्या करो, अपना एक नी सिलेक्ट कर लो, क्या चीज आपको अच्छी लगती है। मतलब मैं इसको ना आज के टाइम पे 2 फील्ड में बांटना चाहूंगा, एक क्रिएटिव है और एक लॉजिकल है। क्रिएटिव मतलब आपको डिजाइन समझ में आता है, फोटोशॉप, कैनवा, वेबसाइट डिजाइन, आपको ये वाली चीजें समझ में आती है, मतलब आपको कलर, साइकोलॉजी, टाइपोग्राफी, इस चीज के अंदर शौक है, तो आप उस फील्ड के अंदर फोकस करो। दूसरा है लॉजिकल के अंदर मतलब आपको एनालिटिक्स समझ में आता है, आपको गूगल एड्स में जो कैक आ रहा है, एलटीवी आ रहा है, क्यों ऊपर आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, आपको वो चीजें समझ में आती है। आपको एक्सपेरिमेंट मेजर वाले बंदे हो आप, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे डेटा लेके आएंगे, उस डेटा को मेजर करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तो उस वाले आपको ये दोनों में से एक चीज डिसाइड करनी है, आप किसके अंदर अच्छे हो। जिसके अंदर अच्छे हो उसी के अंदर आगे बढ़ो। एक्सपेक्ट मान के चलो कि आज के टाइम पे कोई तुमको स्टार्टिंग में एड्स का बजट नहीं देने वाला है, तो हो सकता है अगर तुमको कोई ऐड के लिए हायर भी कर रहा है तो कम पैसों में हायर करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ। एक बार को तुम अच्छे डिजाइनर हो तो हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर तुमको सोशल मीडिया मैनेजर पे हायर कर दिया जाए, अच्छे खासे पैसे मिल जाए। पैसों के पीछे ना भाग के ना वो भागो जो तुम जिससे रिलेट कर पा रहे हो। तुमको नंबर्स पसंद है तो इस साइड में जाना पसंद करो, तुमको क्रिएटिव पसंद है तो क्रिएटिव पे पसंद करो। अब जितना क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर मतलब ग्रो बहुत तेजी से करोगे बट प्लेटू जल्दी हिट कर दोगे। एक सोशल मीडिया मैनेजर है एग्जाम्पल के लिए, जो कि लोगों के पोस्ट बना रहा है, सब कुछ कर रहा है वगैरह वगैरह, तो वो प्रैक्टिकली 4-5 क्लाइंट से ऊपर हैंडल नहीं कर सकता जिसकी डेली पोस्टिंग हो रही है। मजदूरी कर रही है, घसा पेड़ करनी है तो बात अलग है, टेम्पलेट बेस्ड काम करना तो अलग है, बट अगर ढंग से टेक्निकल लॉजिक की बात करके चले 5 क्लाइंट से ऊपर हैंडल नहीं कर सकता एक बंदा, और एक बंदा भी नहीं 2 बंदे लगते हैं पीछे, बट मान के चल रहा है हाइपोथेटिकली एक बंदा 5 क्लाइंट से अगर वो कंपनी 50,000 ईच चार्ज कर रही है तो 2.5 लाख रुपए वो सामने से चार्ज कर रही है, और उस कंपनी का मान के चलते हैं 5 का मल्टीपल है, जो मैंने अभी रिवेन्यू मल्टीपल की बात करके चली, तो 50,000 तक की तो आपकी अपर लिमिट। सिंपल सा लॉजिक, 5 से ऊपर आप हैंडल नहीं कर सकते। 50,000 रुपए एक अच्छा अमाउंट मान के चल रहा हूँ सोशल मीडिया हैंडलिंग का, तो आप 50,000 ही तो हिट कर पा रहे हो, बस इससे अपर लिमिट है ही नहीं। फिर तुम एक्सपेक्ट करके बैठे हो 2 लाख 3 लाख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बट एड्स के अंदर आप बहुत अंत लेवल स्केल कर सकते हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि पैसा लग रहा है ना किसी और का, तो स्टार्टिंग के अंदर तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ना मिले, और जैसे तुम उस पर प्रूफ करते चले जाओगे तो नंबर्स बहुत अंत है, मतलब उसकी कोई सेंस लिमिट नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटर जो होता है ना वो बनो, अगर उसमें इंटरेस्ट है। सिंपल सी बात, अगेन मैं बात बोल रहा हूं, इंटरेस्ट मैटर करता है। अब जो 50,000 वाला बंदा है ना, वो स्केल कैसे कर सकता है? कंटेंट क्रिएटर बन के स्केल कैसे कर सकता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी साथ में जोड़ के। ये नहीं है 50,000 बंदा स्केल नहीं कर सकता, 50,000 वाला बंदा भी स्केल कर सकता है। अगर तुम 5 क्लाइंट हैंडल कर पा रहे हो तो फिर तुम अपना काम भी कर सकते हो, तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी भी रन कर सकते हो, तो अपना सोशल मीडिया चैनल भी रन कर सकते हो, वहां से स्केल हो जाएगा। परफॉर्मेंस वाला शायद परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी खोल पाएगा बस, और कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। क्रिएटिव वाला अच्छा बोल पाता है, वो वाले बंदे उतने अच्छा शायद बोल ना पाए, बस इसी तरीके से डिसाइड करो तो बेटर रहेगा। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीज आप अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अभी जो AI आया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इससे बहुत सारी जॉब जाने वाली है। सो आपको क्या लगता है किस किस की जॉब जा सकती है, और जिसकी जा सकती है उसको क्या करना चाहिए ताकि वो टाइम पे अपने आप को स्विच कर सके? सबकी नौकरी जा सकती है, मान के चलो हर बंदे की नौकरी जा सकती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो पिज्जा बनाने वाला हो, चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग वाला बंदा हो, या कोई भी हो, सबकी नौकरी जा सकती है AI की वजह से। देखो सिंपल सी बात, AI चीजों को एफिशिएंट कर रहा है। जहां पे पहले 5 बंदे लग रहे थे वहां पे 1 बंदा लगेगा। अब फ्यूचर में अगर AGI आ गया तो बात अलग हो जाएगी कि एक बंदा भी नहीं लग रहा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो पा रहा है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करके चले, बीइंग थोड़ा सा, क्योंकि AI एक ऐसी चीज है इसमें प्रेडिक्ट करना भी बहुत खतरनाक है कि हम कह रहे हैं कि भाई 2 साल तक 3 साल तक AGI नहीं आएगा और पता लगा अगले साल ही AGI आ गया। बट मान के चलते हैं कि कुछ टाइम तक AGI नहीं आ रहा है, तो अगर AGI नहीं आ रहा है तो आप अगर आपको AI में अपस्किल कर लोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज हो जाएगी। बस मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने आप को AI में अपस्किल करना चाहिए, तो वो जो रिप्लेस होने वाले लोग हैं, 5 का काम 1 करेगा, तो वो जो 1 करेगा वो खुद ही बन जाओ ना। अच्छा, राइट, हाँ, 5 में से 1 करने वाला, तो बस जो 1 होगा वो मैं ही बन जाता हूँ। हाँ, वो मैं ही बन जाता हूँ ना, तो अपस्किल मैं हो जाता हूँ इस लेवल पे कि वो 1 मैं बनूं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, AI मुझे पता है ना कि AI किस लेवल पे पेनिट्रेशन कर रहा है, गेम चेंज कर पा रहा है अभी के टाइम पे,
और ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रही है यही बात क्या है। तो बहुत, अगर आप एवरेज भी काम कर रहे होगे ना एआई के अंदर, तो 5 में से 1 आप बन जाओगे, क्योंकि लोगों को अभी एआई पता ही नहीं है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं, जब मैं कंटेंट राइटर या वीडियो एडिटर्स का इंटरव्यू लेता हूं तो उनको उनके प्रीवियस जॉब से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो लोगों ने उन लोगों ने मतलब एआई से काम कराना शुरू कर दिया, इसलिए धीरे धीरे अभी जॉब जानी शुरू हो भी चुकी है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपका क्या होगा आप बता सकते हैं। आपने ऐसे कुछ लोग, आप ऐसे कुछ लोगों से मिले? अगर आप पॉडकास्ट की बात करके चलो तो जैसे पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो एआई टूल आ चुके हैं जो पॉडकास्ट काट देते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कैमरा आ जाएगा, जब आप बोल रहे हो तो आपका कैमरा आ जाएगा, अपने आप ही स्विच करेगा, अपने आप ही कट करेगा। जहाँ पे ब्लैंक्स है हाँ ही वो सब काट देगा। अब सबटाइटल वाला बंदा होता था, सबटाइटल आज एआई कर देता है। ऑडियो प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, उसके लिए कोई आपको ऑडियो इंजीनियर टाइप चाहिए होता था, आज एआई 1 मिनट में कर देता है। अब तो वीडियो शूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तो सोरा जो आ गया उससे तो हम वीडियोस भी बनवा सकते हैं आने वाले टाइम में। बिल्कुल तो बहुत सारी चीजें स्केरी है ना। मतलब 1 साल पहले की बात करके चले, 1 साल पहले एआई वीडियोस कहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई। 1 साल बाद एआई वीडियोस कहाँ पहुंच जाएगी। तो सिंपल सी बात, हो सकता है कि 1 साल के बाद में मैं अपना फेस ट्रेन कर पाऊं, मेरा मॉडल ट्रेन हो जाए, और मेरे मॉडल ट्रेन होने के बाद में मैं कुछ भी करूं। मतलब मेरी टीम में मेरी वीडियो बना रही है, मैं हूं ही नहीं, अब ये जो वीडियो शूट हो रही है यहाँ हूं ही नहीं, आप एआई से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और एआई आंसर दिए जा रहा है मेरे ऊपर। कुछ भी हो सकता है। मतलब ना बहुत ही एआई इतना स्केरी हो रहा है। अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में और क्या क्या चीजें होने वाली है? यार मुझे लगता है ना थोड़ा एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी हम फेसबुक के अंदर भी देख रहे हैं, वहां पे एआई वाली एड्स आने लग गई, ऑटोमेटिक और मैनुअल 2 ऑप्शन आ गए हैं। तो वो एआई वाली चल रही है एक एड, वो उस पर फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है सारे प्लेटफॉर्म इसके ऊपर करने लग जाएंगे। गूगल एड्स के अंदर भी हमने देखा है कि वहां के अंदर भी अभी एआई इंटीग्रेशन आने लग गए हैं। फ्यूचर में वेबसाइट्स भी एआई के अराउंड बनने लग जाएगी, अभी बन रही है, बट मुझे लगता है और बेटर होने लग जाएगी। तो बहुत सारा जो प्रोसेस होगा ना वो ऑटोमेट हो जाएगा एआई के थ्रू। आज हम सोशल मीडिया पोस्टिंग की बात करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने की बात करके चलते हैं, वो एआई से कर रहे हैं कई लोग। हम ट्राई कर रहे हैं एक चीज, प्रोडक्ट फोटोशूट को एआई से क्रैक करने का, कि आप अपनी कुछ फोटोज डाल दो प्रोडक्ट की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद उससे प्रॉम्प्ट लिखो, आपका प्रोडक्ट वैसा दिखाई देगा। आप ऐसा बहुत सारी चीजें मुझे लगता है ना, मतलब आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी हम इसको, हाँ मतलब प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज प्रॉफिटेबली हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चीज तो कर देंगे, अभी हम कर पा रहे हैं ये चीज को। जितनी हमारी कॉस्टिंग आ रही है उतनी कॉस्टिंग अगर हम आपसे मांगेंगे, क्या आप उतना पैसा दोगे? क्या हम वहां पे हम स्केल कर पाएंगे? ये तो नहीं है कि सिर्फ 15-20 बंदों के लिए हमने कोई चीज बना ली टशन के लिए। वो फाउंडर नहीं बनना ना जो कहता है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट है जो हम ये करते हैं, देखो जादू जादू जादू। कस्टमर नाम की चीज नहीं है। मुझे अभी वो वही हम बस फिगर आउट स्टेज के अंदर है कि उसको बेचना कैसे होगा, मोनेटाइज कैसे करेंगे और स्केल कैसे करेंगे। ठीक है साहिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की। आखिर में अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। सब जगह आजकल मैं एक ही बात बोलने लग गया हूँ, आर यू डूइंग योर बेस्ट। बस ये पूछो अपने आप से, अगर कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे तो करो, नहीं कर रहे हो और अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो वो भी सीख लेना। हाँ, अगर झूठ बोल रहे हो अपने आप से और बोल रहे हो हाँ मैं तो बेस्ट ही कर रहा हूँ, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए।